कुछ महीना पहले की बात है। शांतनगर नाम के एक गांव में ध्रुव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेत में सब्जियों की खेती करता था। ध्रुव अपनी सब्जियों को बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव, गली-गली और शहरों में अपनी सब्जियां बेचता था। ध्रुव, मैं सेठ कनकराज का आदमी हूँ और मुझे सेठ कनकराज ने भेजा है। मैं पास ही के गांव रघुपुर से आया हूँ, सेठ का संदेश लेकर। हाँ भाई, बताओ क्या संदेश लेकर आए हो सेठ जी का? मेरे सेठ सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे सेठ की नगर में दुकान है। मेरे सेठ को सब्जी बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अगर अपने खेतों की सब्जियां बेचना चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना, लेकिन मैं अपनी सब्जियां खुद ही बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे सेठ कनकराज के पास अपनी अपनी सब्जियों को बेचते हैं। भाई ध्रुव, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है एक ही बार में सारा सब्जी बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। बाकी मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को करके खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना सब्जी मंडी में ना बेचकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में बेचूं, भले ही मुझे मुनाफा कम हो। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों के पास पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए मैं अपना सब्जी मंडी में नहीं बेचता हूँ। मैं अपना सब्जी गांव-गांव जाकर सीधा लोगों में ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक बार फिर सोच लो। तुम्हारी सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है तुम मेरी बातों का भी बुरा नहीं मानोगे। अब व्यापारी अमन को इतना बात समझ में आ गई थी कि ध्रुव सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा और व्यापारी वहां से चला गया। और हमेशा की तरह ध्रुव अपनी सारी की सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर दूसरे गांव में बेचने के लिए निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यहीं बिता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़ा एक आदमी ने ध्रुव को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। अरे भाई, मेरा नाम ध्रुव है। यह सब्जी बेचने के लिए इधर आया था लेकिन काफी अंधेरा हो गया है। इसी कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज की रात आराम से यहीं आराम करूंगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या बता सकते हैं मुझे रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, यह कौन सी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद ध्रुव अपनी बैलगाड़ी को एक जगह खड़ी कर दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया और उस आदमी का नाम सेठ कनकराज है। मालिक, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना न जाने इस गांव में कहां कहां भटकता फिरता। अरे भाई ध्रुव, इसमें क्या बड़ी बात है? एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। देखने में तो तुम बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। यह सारी सब्जियां तुम्हारे खेत की हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने को निकले हो? यह सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। इसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं अपनी सब्जियों को सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ, सेठ जी। अरे ध्रुव,
अगर हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कम कीमत पर सबको सब्जी मिल जाएगी। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और उन्हीं सब्जियों को जमा करके अधिक दामों पर बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका यह माल सही नहीं होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। वह तो उचित मूल्य पर सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप सही कह रहे हो सेठ जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। लेकिन ऐसा न हो, इसीलिए मैं अपने सारे सब्जियों को सीधे सारे ग्राहक को ही बेचता हूँ। सच में ध्रुव, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और सच्चे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचेंगे तो सबका ही भला होगा। अच्छा, अब रात हो चुकी है। तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। तुम आराम से यहीं सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी हाँ सेठ जी, मुझे कल जल्दी उठना है तो मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। सेठ कनकराज ने एक चारपाई ध्रुव के लिए भी डाल दी। ध्रुव चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ जी कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी डाल दी। इतना धन होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है और इनका मन कितना नेक और निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आजकल के जमाने में। इतना सोचते सोचते ध्रुव सो जाता है। अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाट से ध्रुव की नींद खुल जाती है। सेठ जी, मुझे अपने घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं कुछ टमाटर की टोकरियां सेठ जी को देना चाहता हूँ। जब ध्रुव अपनी टमाटर की टोकरी के पास पहुंचा तो टमाटर की टोकरी में से एक टोकरी गायब थी। ध्रुव के पास 3 टमाटर की टोकरी थी पर एक टोकरी गायब हो गई थी। यह क्या? मेरी टमाटर की टोकरियां कहाँ गईं? जरूर इसमें से किसी ने मेरी एक टमाटर की टोकरी चोरी कर ली है। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा। सेठ जी, मैं रात में सब्जियों की टोकरी रखा था पर टमाटर की टोकरी 3 थी, लेकिन एक टमाटर की टोकरी गायब हो गई है। क्या आपको इसके बारे में पता है? यह तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सोने गया था और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह सुनते ही ध्रुव को समझने में जरा सा भी देर नहीं लगा कि टोकरी सेठ कनकराज ने ही चुराया है। ध्रुव बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा। तुमने पहले मेरा विश्वास जीता, उसके बाद मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, किंतु तुम बड़े ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरी एक टमाटर की टोकरी गायब कर दी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा ध्रुव। जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिया। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और बेवजह मुसीबत मोल ले लिया। रात में तो तुम्हारी बातों से लग रहा था तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ कनकराज की बात सुनकर ध्रुव को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो तुम चोरी करते हो, इसके बाद सीनाजोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरी टमाटर की एक टोकरी लौटा दो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। सेठ कनकराज की यह बात सुनकर ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। ध्रुव अपने बैलगाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। ध्रुव वहां से निकलकर तुरंत सरपंच राघवेंद्र के पास पहुंचा और सारी घटना सरपंच को सारी घटना बताई।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टमाटर की टोकरी सेठ कनकराज ने चुराया है तो मैं उन टमाटर की टोकरियों को वापस दिला सकता हूं। लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि सेठ कनकराज बहुत अमीर आदमी है, तो एक अमीर आदमी तुम्हारी टमाटर की टोकरी को क्यों चुराए? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा टमाटर किसी और ने चुराया हो? नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का यकीन है यह काम सेठ कनकराज का ही है। अब इसका फैसला तो सेठ कनकराज से बात करके ही लिया जाएगा। सरपंच राघवेंद्र ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, श्याम, जाओ और सेठ कनकराज को यहाँ बुलाकर लाओ। जब सेठ कनकराज सरपंच राघवेंद्र के घर पहुंचा तब वह ध्रुव को देखकर समझ गया कि सरपंच ने मुझे क्यों बुलाया है। सरपंच जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैं इस किसान की मदद के उद्देश्य से अपने घर में रुकने के लिए जगह दिया था, लेकिन यह उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसका टमाटर को क्यों चुराऊंगा? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारा टमाटर है, लेकिन यह एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके टमाटर कहाँ गए मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चोरी तो तुम्हारे घर से हुई है तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो सेठ कनकराज, तुम्हारे खेत में जो टमाटर हैं, उनमें से एक टमाटर को लेकर यहाँ आओ। सेठ कनकराज अपने खेतों का टमाटर लेने अपने खेत में चले जाते हैं और सरपंच जी ध्रुव से चोरी की अधिक जानकारी लेने लगते हैं। यह लीजिए सरपंच जी, मैं अपने खेतों में से टमाटर लेकर आया हूँ। ध्रुव, तुम भी अपने बैलगाड़ी में से एक टमाटर लेकर आओ। इसका नाम आलोक है और यह तरह तरह के सब्जियों का पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से परख लेता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह टमाटर की अच्छी से परख कर ले। आलोक, क्या तुम टमाटर की जांच करके बता सकते हो कि यह टमाटर एक ही खेत के हैं या अलग-अलग खेतों के हैं? सरपंच के कहने पर आलोक ने सबसे पहले सेठ कनकराज के लाए टमाटर को जैसे ही चखा वह तुरंत ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सरपंच जी ने एक आदमी से कहा, मनोहर, तुम तो एक वैद्य हो ना? आलोक को देखो क्या हुआ है। मनोहर ने आलोक का नब्ज देखा और कहा, इस टमाटर में तो जहर था सरपंच जी, इसीलिए टमाटर को खाते ही आलोक बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं। इसे तुरंत मेरे घर में ले जाना होगा। मनोहर और वहां मौजूद सभी लोगों ने आलोक को मनोहर के घर लेकर गए। यह क्या कनकराज? तुमने अपने खेतों में जहरीले टमाटर लगाए हैं? अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लगेगा। यह सुनकर सेठ कनकराज घबरा गया और सरपंच जी से कहने लगा, सेठ जी, मुझे माफ कर दो। यह टमाटर मेरे खेत का नहीं है। यह टमाटर तो किसान ध्रुव के खेत का है। अगर मुझे पता होता कि ध्रुव के खेत के टमाटर में जहर है तो मैं इसे कभी नहीं चुराता। इसी बीच आलोक वहां आ जाता है। यह देखकर सेठ कनकराज हैरान हो जाता है। अरे, यह तो बिल्कुल ठीक है। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह टमाटर तो इस किसान ध्रुव का है जो मैंने चुरा लिया था। इसलिए मुझ पर किसी की हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुर्म अपने आप ही कबूल कर लिया है। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इसीलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया। आलोक कोई सब्जी का ज्ञाता नहीं है और ना ध्रुव के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत था, इसलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को ध्रुव के घर मंडी में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, ध्रुव ने उसे तुम्हारे घर में काम करते देख लिया था और यह बात ध्रुव ने मुझे पहले ही बता दिया था। ध्रुव ने तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को सब्जी नहीं बेचा, इसीलिए तुमने ध्रुव को अपने ही घर के सामने रोका और उसे जगह देने का नाटक किया।
तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसे काम करेंगे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। भाई कनकराज, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलाल की वजह से ही हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी गरीब किसान को तुमने फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।